हेलो प्यारे पाठशाला में आपका स्वागत है। 100% आपसे बिलीव वादा करते हैं आपसे कि जो भी आपके ट्रेंड है एग्जामिनेशन के पैटर्न है उस पे आपको पूरा वर्क कराया जाएगा ताकि आप उस ट्रेंड को पकड़ पाए। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कोई अपनी जीएस पे कमांड बनाना चाहता है, कोई नीट के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है, तो उसके लिए हमारे पास अलग अलग टीचर हैं जो आपको एक तरीका बताएंगे, वे बताएंगे कि आपको उनमें कैसे अपने आप को एक्सपर्टीज लानी है। अब देखिए, गवर्नमेंट एग्जाम का रिलेशन और आपके पीएचडी का रिलेशन यानी नॉलेज वाला रिलेशन वो अलग होता है। अब जैसे कि आपको नीट की प्रिपरेशन करना है तो आपके लिए उसके लिए कंटेंट भी उतना ही चाहिए जितने से आपका काम चल जाए। आपको वहां पे कोई बायो में या फिजिक्स में या कोई केमिस्ट्री में कोई पीएचडी नहीं करना है। समझ रहे हैं कि कई सारे तरीके होते हैं। जैसे कि हम लोग भाई एक तो किताबी बातें पढ़ते हैं तो वहां पे थोड़ा सा हमारा कंसेप्ट नहीं बन पाता है। जब वही चीजों को थोड़ा सा तोड़ मड़ोड़ के पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर वे में पढ़ते हैं, डायग्राम के साथ पढ़ते हैं, थोड़ा सा पढ़ने का तरीका हमारा के साथ जुड़े रहिए। इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और उन साथियों को ले आइए जिनका मिथ है, भ्रम है कि भाई हम यूट्यूब से पढ़ करके हमारा सिलेक्शन नहीं हो सकता या हमको अच्छा या यूनिक कंटेंट नहीं मिल सकता। तो प्यारे साथियों, आपको एक भी रुपए खर्च करने की कोई आवश्यकता नहीं। आप इस प्लेटफॉर्म पे आइए, आपको लगातार बायोलॉजी की, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, मैथमेटिक्स की कई सारी इसी तरह आपको प्लेलिस्ट वाइज, टॉपिक वाइज और विद डायग्राम और विद लेटेस्ट ट्रेंड के साथ आपको लगातार वीडियोज मिलती रहेंगी। तो दोस्तों, हिस्ट्री में आपको बताया तो 4-5 वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं। ठीक है, और मैंने आपको कनेक्टिविटी बताई कि आपको कैसे पढ़ना है। जैसे मैंने आपको प्राग ऐतिहासिक काल बताया, इंडस वाली सिविलाइजेशन बताया, फिर वहां से आपको पकड़ के कहाँ लाया, वैदिक सिविलाइजेशन में। ठीक है, और मैंने आपको फिर उनमें डिफरेंसेस बताए कि कैसे आपको इतिहास में चेंजेस पढ़नी यानी परिवर्तन को पढ़ना है। ठीक है, वैदिक पीरियड में हमने आपको बताया था ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल में स्थितियां थोड़ा सा सही रहती हैं, मगर जैसे जैसे उत्तर वैदिक काल आता है, लेटर वैदिक पीरियड आता है, वहां से स्थितियां धीरे धीरे क्या हो रही है, डाउन होती जा रही है। ठीक है, तो आगे लेक्चर को आगे करते हैं। देखिए, उत्तर वैदिक काल, इसके पहले इसके पहले राजा केवल अपने पास सीमित अधिकार रखते थे, लेकिन लेकिन लोहे की खोज हो जाने के कारण कारण अर्थव्यवस्था में तेजी से परिवर्तन होता है और राजा का अधिकार क्षेत्र बढ़ जाता है। ठीक, जैसे मैंने आपको बताया था कि ऋग्वैदिक काल पूरा का पूरा कबीलाई समाज था। वहां पे राजा के लिए अधिकार जो थे लिमिटेड थे, सीमित था। क्यों? क्योंकि उतना ज्यादा समाज विकसित मतलब बड़ा था नहीं, क्षेत्र सीमित था, एक लिमिटेड रीजन था। ठीक, तो वहां पे हमने 3 आपको संगठन बताए, सभा, समिति, विदत। ठीक, अब देखिए क्या होता है। जैसे मैंने आपको लिंक बताया था कि जैसे भाई लोहे की खोज हो जाती है तो पहले तांबा वगैरह, टिन वगैरह औजार यूज होते थे, मगर अब क्या है, ये हथियार थोड़ा सा मजबूत होता है, टिकाऊ रहता है। ठीक है, ड्यूरेबल रहता है। तो अब क्या हो रहा है कि लगातार धीरे धीरे अब क्या हो रहा है कि पशुपालन जो हो रहा है थोड़ा सा डिक्लाइन हो रहा है। अब यहाँ से हमारी जो अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी है, वो अग्रसर हो रही एग्रीकल्चर की ओर। अब देखिए, जब सब लोगों के पास सरप्लस प्रोडक्शन आएगा तो होगा क्या, लोग टैक्स ज्यादा देंगे। ठीक है, टैक्सेशन ज्यादा आएगा तो राजा के पास पैसा ज्यादा आएगा। अब आप बताइए, जब लोगों के पास पैसा आएगा तो भाई उसको कहीं ना कहीं तो खर्च करेंगे, एक्सपेंडिचर करेंगे। तो अब क्या होगा कि यहीं से अब कर्मकांड की जर्नी क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। हम लिख सकते हैं, उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल के अंत होते होते कर्मकांड अपने शीर्ष पर पहुंच जाता है और महिलाओं को
महिलाओं को यहाँ पर जुआ की भांति समझा जाता है। ठीक है, अब देखिए स्थितियां लगातार बदल रही। ठीक है, हमने आपको बताया कि ऋग वैदिक काल में समाज क्या था, सही था, भेदभाव नहीं था, डिस्क्रिमिनेशन जीरो बराबर। ठीक है, समाज अच्छा था। ठीक है, मगर क्या होता है कि उत्तर वैदिक काल में राजा के पास इतना टैक्सेशन आ जाता है, इतना पैसा आ जाता है कि राजा क्या कर रहा है, लगातार यज्ञ करा रहा है। क्या करा रहा है, यज्ञ करा रहा है। अब देखिए अब क्या होगा कि अब अपने अपने अधिकार क्षेत्र को लेकर के क्या होगा, कंपटीशन होगा। उस टाइम पे जो सबसे मोस्ट लोग, दो लोग थे, जिनमें पहले ब्राह्मण थे, दूसरे क्षत्रिय। अब इनमें अपने अपने अधिकार क्षेत्र को लेकर के आपस में क्या होगा, कंपटीशन होगा। हम लिख सकते हैं उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कर्म के आधार पर कर्म के आधार पर न होकर बल्कि वंश के आधार पर हो जाती है, जिसके कारण उत्तर वैदिक काल में दो महत्वपूर्ण वर्ण उभर कर सामने आते हैं। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे समस्या क्या हो गई कि भाई अब कंपटीशन किसका चल गया, ब्राह्मण वर्सेस क्षत्रिय। ठीक है, जैसे आज लोग, आप लोग देखते होंगे ये कंपटीशन चलता रहता है। तो देखिए ये सब इतिहास की बात है, आज भी आपको दैनिक जीवन में देखने के लिए मिल जाता है। अब यहाँ पे कंपटीशन इन लोग को हो गया कि भाई अब क्षत्रिय कह रहे कि हम श्रेष्ठ हैं, वो कह रहे हम श्रेष्ठ हैं। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे क्या होगा कि जो शूद्राज हैं, जो वैश्याज हैं, अब उनके लिए समस्या खड़ी होगी, भाई इनके इनके लिए कौन मार्गदर्शक बने, या इनका इनका कौन, मतलब आगे इनके लिए जर्नी कौन स्टार्ट करे। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि अब इतना ज्यादा जब कर्मकांड हो जाता है, तब अलग अलग संप्रदायों को क्या होता है, ओरिजन। और फिर मैंने जैसा कि आपको बताया कि यहीं से महाजनपद का कॉन्सेप्ट आता है, यानी 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व। हम लिख सकते हैं इसके बाद का काल महाजनपद काल होता है, जिसमें 16 महाजनपद होते हैं, लेकिन कर्मकांड इतना ज्यादा उस समय बढ़ गया था कि उस समय अनेक संप्रदाय का विकास हुआ। ठीक है, देखिए जब महाजनपद काल आता है तो वहां से क्या होता है कि 16 महाजनपद का कॉन्सेप्ट आता है, जिसमें मैंने आपको बताया था मगध। ठीक है, सबसे शक्तिशाली होता है। इसके अलावा भी और कई सारे महाजनपद आते हैं, और फिर यहीं से हम लोग पढ़ते हैं 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व, यानी कि बौद्ध धर्म के बारे में और किसके बारे में, जैन धर्म के बारे में। ठीक है, तो इसको आप हटा दे रहे हैं। दोस्तों ये था जो छूट गया था वैदिक काल वाला, थोड़ा सा हम सोचे आपको बता दें। इसके बाद का जो टॉपिक रहेगा हमारा महाजनपद काल, और उसके बाद हम आपको बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ठीक है, फिर इसके बाद की जो सीरीज रहेगी, इसी तरह आपको एक
लिंक बना करके हम टॉपिक वाइज, ठीक है, प्लेलिस्ट वाइज बना करके इसी तरह आपको क्या करते रहेंगे, देते रहेंगे। दोस्तों पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।